हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स के लास्ट टॉपिक्स में हैं। मतलब जो भी टॉपिक्स बच गया आज वो पूरा कवर कर देंगे, ठीक है ना। तो आज फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, कल से हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज़ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक टॉपिक बच गया था हमारा। तो फ्रिक्शन क्या होता है, दो सरफेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो फ्रिक्शन कहलाता है। ये फोर्स कैसे लगेगा, ये एक रेजिस्टेंस है जब दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अपोज करेगा, ठीक है ना। तो एक हमेशा फ्रिक्शन जो है, मोशन जो हो रहा है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो एक दूसरे को अपोज करेगा। रजिस्टिंग मोशन है, मतलब ये रजिस्ट करेगा, रोकेगा इसको, हमेशा अपोजिंग फोर्स है ये। तो ये जो है फ्रिक्शन भी हमारा इसेंशियल होता है, ठीक है, ट्रैक्शन के लिए, जो मोशन को फैसिलिटेट करेगा। जितना भी व्हीकल्स है सब फ्रिक्शन पर डिपेंड करता है, स्पीड बढ़ाने के लिए, चाहे स्पीड कमाने के लिए या फिर डायरेक्शन भी चेंज करने के लिए फ्रिक्शन जरूरी है, नहीं तो वो स्लिप कर जाएगा। हमारा डे टू डे एक्टिविटी, जैसे हम चलते हैं या फिर बुक का पाइलिंग करते हैं, ठीक है ना, या फिर एक दूसरे का मतलब एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, तो सारे चीज़ में फ्रिक्शन की वजह से ही पॉसिबल है। मीटियोर्स जो जल रहा है वो जब अर्थ सरफेस को हीट करता है तो उस समय जो है फॉरेस्ट फायर्स होता है, तो फ्रिक्शन का बहुत सारा फॉर्म्स है। बर्निंग मीटियोर्स में भी फ्रिक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, एडवांटेज क्या है हमारा फ्रिक्शन का। हमारा चल सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स का पाइलिंग इकट्ठा कर सकते हैं, मूविंग व्हीकल्स स्टॉपिंग के लिए, कोई आग लगने से लिए उसमें जो लाइटअप्स होगा, फिर एनर्जी का हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लिखने में भी फ्रिक्शन लगता है, कोई भी एक्सेसरीज का वियर एंड टियर होता है उसमें भी फ्रिक्शन लगता है, वो भी ज़रूरी है। अगर ट्रैक पे गाड़ी नहीं चलेगा तो रस्ट हो जाएगा, हाँ जंग लग जाएगा। अगर ट्रैक पे गाड़ी नहीं चलेगा तो जंग लग जाएगा, तो वो भी ज़रूरी है। तो वियर के लिए, ग्रिप बनाने के लिए भी होता है, हीट जनरेट करने के लिए, मेटियोर्स बर्निंग का भी फ्रिक्शन में रोल है ना। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है, हमारा एनर्जी का नुकसान होता है क्योंकि मोशन को रजिस्ट करता है ये, ठीक है। उसके बाद हमारा लाइफ कम जाएगा, कोई भी मशीनरी पार्ट्स का वियर टियर होगा तो ओवर हीटिंग भी होने का चांस है। फॉरेस्ट में भी फ्रिक्शन की वजह से आग लग सकता है, पत्थर टकरा के आग लगता है, वियर एंड टियर होता है, एफिशिएंसी कम जाएगा आपका, ज़्यादा नॉइज भी होगा टकराने की मतलब रगड़ने की वजह से, है ना। तो इतना फ्रिक्शन काफ़ी है। 3 प्रकार का फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। सबसे ज़्यादा कौन होगा, स्टैटिक, फिर स्लाइडिंग, फिर रोलिंग, सबसे कम। स्टैटिक में भी जब मैक्सिमम वर्ज पे रहेगा, मतलब जब फ्रिक्शन को हम इधर लगा रहे हैं फोर्स, तो ये मूव ही नहीं हो रहा है, तो इसका ऊपर नॉर्मल फोर्स लगता है, नीचे ग्रेविटी, तो ये इधर से हम कोई पुश कर रहे हैं लेकिन फ्रिक्शन की वजह से ये मूव ही नहीं हो रहा है। तो जब तक मूव नहीं हो रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। जैसे ही मूव होने लगेगा वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, ठीक। तो हम इधर से फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन अपोज करता है, तो फ्रिक्शन इक्वल टू होता है म्यू इंटू एन, नॉर्मल फोर्स। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो वर्ज, ऑन दी वर्ज ऑफ मोशन, मतलब जिस समय मोशन स्टार्ट होने वाला है, सबसे आखिरी पल जितना वो बर्दाश्त करा उसके बाद मूव हो जाएगा, तो सबसे आखिरी पल को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। हाँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है काइनेटिक चालू हो जाएगा, जिसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलो चाहे काइनेटिक फ्रिक्शन बोलो। काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब मोशन स्टार्ट हो गया। फिर लास्ट में है रोलिंग मोशन में अगर हो रहा है, व्हील चल रहा है, तो सबसे कम, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन जो है कम लगता है, आसानी से मूव हो जाएगा। रोलिंग कोई भी, इसलिए कोई भी जितना भी बड़ा व्हीकल्स है उसका टायर जो है गोला बनाया जाता है क्योंकि आसानी से रोल कर सके, है ना। नेक्स्ट, रोलिंग फ्रिक्शन देखिए इसमें दिखाए हुए है, नॉर्मल फोर्स ऊपर लगा, वेट नीचे लगा, हम फोर्स अप्लाई किए तो फ्रिक्शन अपोजिट अप्लाई किया, एयर रेजिस्टेंस भी अप्लाई हुआ, तो ये सबसे कम होता है, इसलिए कम फोर्स में भी गाड़ी चल जाएगा, है ना, सबसे कम होता है। नेक्स्ट, अब आ जाइए परमाणु रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर, अब हम लोग कौन से टॉपिक पे आ गए, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है ना। तो मॉडर्न फिजिक्स में न्यूक्लियर रिएक्टर हम लोग किससे होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है एक कंट्रोल्ड फ्यूजन है। फ्यूजन मतलब टूटना, फ्यूजन बोले तो फ्यूज बोले तो टूटना लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन उसका उल्टा होगा ये। फ्यूजन बोले तो टूटना, यूरेनियम 235 से होता है न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तन करता है, कौन सा, न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, फ्यूल के रूप में हम लोग यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम का यूज करते हैं। तो यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम जो है एक ऐसा एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, थोरियम, ठीक है ना, याद रखिएगा।
मॉडरेटर के रूप में हम लोग कौन सा यूज करते हैं, कैडमियम और बोरोन का रॉड यूज करते हैं, और अगर ग्रेफाइट और D2O भी यूज करते हैं हेवी वाटर, तो D2O और ग्रेफाइट भी यूज करते हैं। अगर रॉड यूज कर रहे हैं तो कैडमियम और बोरोन। तो मॉडरेटर बोले तो क्या चीज करेगा, ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को स्लो कर देगा, ठीक है, कूलेंट का भी इसको बोल सकते हो। तो कैडमियम और बोरोन का रॉड यूज करते हैं मॉडरेटर के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर किससे होता है, यूरेनियम 235 से, थोरियम से और प्लूटोनियम से, और लेकिन वो होता है कंट्रोल्ड फ्यूजन होता है, कंट्रोल्ड होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट मॉडरेटर क्या बोले थे, मॉडरेटर जो इसको धीमा करेंगे, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को स्लो कर देगा। नेक्स्ट तो देखिए इसमें हमारा क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में यूरेनियम 35 है, हमारा कंट्रोल रिएक्शन रहता है, बताया आपको, मॉडरेटर से हम लोग कंट्रोल करते हैं उसको, तो कंट्रोल है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर में होता क्या है, जैसे एक है तो वो 3 न्यूट्रॉन निकालेगा, ऐसा भी 3 न्यूट्रॉन, ये अलग फिर 3 न्यूट्रॉन, ऐसा ही निकालते निकालते एटॉमिक बॉम्ब बनता है। अगर अनकंट्रोल हुआ तो एटॉमिक बॉम्ब, कंट्रोल्ड है तो न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप जानते हैं कि न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन अराउंड में घूमते रहता है, मालूम है इतना चीज़, बताइए। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था, जे थॉमसन, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, ये स्टेबल एटम है ना। रदरफोर्ड खोज किए थे प्रोटॉन का, कोई बुक में रदरफोर्ड, कोई बुक में ई गोल्डस्टीन भी देता है। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था 1897 में, ये 1900 में हुआ था। तो इसका पॉजिटिव चार्ज है, ये स्टेबल एटम है। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चाडविक किए थे, इसमें कोई चार्ज नहीं है, ये अनस्टेबल है, लास्ट वाला याद रखिएगा, अनस्टेबल है। तो जो न्यूक्लियर फ्यूजन में इसका उपयोग होता है, ठीक है ना। इसका कोड क्या है पता है, बैक करिए, इसका याद करने का क्या कोड है, ईट पर नाचो ईट पर नाचो, ईट मान इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, पर प्रोटॉन का रदरफोर्ड, ईट पर नाचो, एन से न्यूट्रॉन, जैसे च से चाडविक, ईट पर नाचो। नेक्स्ट तो न्यूट्रॉन अनस्टेबल है, याद रखिएगा इस बात को, इसीलिए अनस्टेबल है, इसीलिए टूटते जाएगा वो, है ना। तो न्यूट्रॉन ही निकलता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में इसका काम है। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, देखिए हिंदी नाम से पकड़ा जा रहा है खंडन, लेकिन इंग्लिश नाम में कन्फ्यूजन होता है फ्यूजन में। तो फ्यूजन में मतलब टूटना, ठीक है। तो जिसमें 2 बार आई आ गया मतलब टूटेगा वो। तो फ्यूजन तो कंट्रोल चेन रिएक्शन होगा तो न्यूक्लियर रिएक्टर से होगा, अनकंट्रोल होगा तो एटम बम होगा। बताए थे अभी आपको कि कंट्रोल्ड है तो न्यूक्लियर रिएक्टर है और अनकंट्रोल्ड है तो एटम बम है। जैसे एग्जांपल में कौन है, न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है एटम बम होता है। तो फ्यूजन बोले तो हाइड्रोजन बम, उसमें फ्यूजन होता है, उसमें 2 मिल के तीसरा बनेगा, हाइड्रोजन का मिल के ड्यूटोरियम बन जाएगा, है ना। तो एटम बम जान जाइए, एटम बम भी जो है न्यूक्लियर फ्यूजन की तरह ही है। इसमें क्या है, बम बनाने में काम आता है। तो इसमें 2 यूज कर सकते हैं, 238 भी यूज कर सकते हैं, 239 भी, 235 और 239, कोई बुक में 238 बताता है। तो फर्स्ट एटम बम कौन बनाया था, हीमर। एटम बम से आदमी मर जाता है, तो हीमर बनाया था। तो देखिए समझ गए इतना। अब आ जाइए उसमें बोर्स मॉडल न्यूक्लियर फिजिक्स में भी पढ़ना है, मालूम है, बोर्स मॉडल। तो बोर्स मॉडल में क्या होता है, 2 फार्मूला कोई माने सेंट्रीपिटल फोर्स और कूलाम फोर्स को बराबर करते हैं। तो कूलाम फोर्स में क्या होता था, Q1 × Q2 बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, KQ बाई r स्क्वायर, K Q1 Q2। तो एक E है E और एक Q1 है ZE, Q बराबर N ही होता है ना। तो एक Q है ZE और एक है E, तो दोनों को गुना कर दिया तो ZE स्क्वायर हो गया। ZE और E माने Q1 क्या है ZE और Q2 क्या है E। तो ZE और E मिलके ये हो गया K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई r, है ना। दोनों को इक्वेट करेगा तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। आपको इतना समझाने का इस सब का जरूरत नहीं है, खाली ये याद रखना है आपको, ये वाला कि क्या आएगा नहीं आएगा ये सब माँ बही नहीं करना है, खाली ये याद रखना है आपको। कौन सा फॉर्मूला, 2.18 × 10⁶ Z/m, ये वेलोसिटी आता है एटॉमिक बोर में।
2.18 इंटू 10⁶ Z/n, और इसमें 0.529 चाहे एंगस्ट्रॉम में 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम। n स्क्वायर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। n क्या है? नंबर ऑफ सेल। तो नंबर ऑफ सेल्स जो है, z क्या है? एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। तो z एटॉमिक नंबर है, चाहे प्रोटॉन नंबर। तो पहला वाला में z ऊपर है, दूसरा वाला में z नीचे है, ठीक है। तो इसमें z ऊपर है तो इसमें n नीचे है, इसमें n ऊपर है लेकिन n के बदले यहाँ n स्क्वायर है। यही तो याद रखना है आपको, यही पूछेगा आपको, पहलका वाला डाटा पूछ देता है एग्जाम में। हाँ, तो वेलोसिटी कितना होता है, हम लोग ये फॉर्मूला को लगा के इक्वेट करके बनाते हैं। ये कितना होता है? 2.18 इंटू 10⁶ Z/n, और रेडियस कितना होता है? 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम। एक्चुअली हम ये आपको पढ़ाए हैं केमिस्ट्री में, पढ़ाए थे ना, भूल गए? बोर्स मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, उसमें पढ़ाए थे। तो याद रखिएगा, खाली आपको राइट वाला याद रखना है, ये सब माँ बहन कुछ नहीं याद रखना है, खाली ये याद रखना है, ठीक है ना। और कौन सा फोर्स? कूलाम फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इक्वेट करके बना है। Q1 होता है Ze और Q2 होता है E। तो क्या हो गया? Q1 Q2 1/4πε होता, K Q1 Q2/r² होता था ना। तो K Q1 Q2/r² 1/4πε Ze इंटू E/r² इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। यही फॉर्मूला लगा के भी निकला है। अब वो पूरा सब कांस्टेंट माल है, इसलिए कांस्टेंट। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹ और H होता है आपका प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻34 होता है, 34 वाला। ये सब वैल्यू डालोगे तो फाइनल आएगा 2.18 10⁶ Z/n, ठीक है। अगर हाइड्रोजन लेंगे तो कितना हो जाएगा? Z1 हो जाएगा हाइड्रोजन का। तो ज़्यादातर हाइड्रोजन ही पूछता है। तो 2.18 इंटू 10⁶/n, इसका हो जाएगा 0.529 n²। ये एंगस्ट्रॉम में है। अब नैनोमीटर पिकोमीटर चेंज करा तो आप बदल दो। अगर पिकोमीटर में देना है तो यहाँ 52.9 पिकोमीटर है ना। नेक्स्ट 10⁻², 10⁻−10 मीटर बराबर 1 एंगस्ट्रॉम, और 10⁻12 मीटर बराबर 1 पिकोमीटर, 10⁻9 मीटर बराबर 1 नैनोमीटर, 10⁻6 मीटर बराबर 1 माइक्रोमीटर। अब देखिए मोमेंटम क्या होता है? NH/2π। मोमेंटम MVR पढ़े होंगे फिजिक्स में। तो मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, R उसका रेडियस वाला में। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है MVR होता है। तो MVR इक्वल टू NH/2π, ये बोर साहब बताए थे, ठीक है। थोड़ा इधर लीजिए। तो Z था एटॉमिक नंबर, H प्लैंक कांस्टेंट है, M नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास है इलेक्ट्रॉन का, R रेडियस है, V वेलोसिटी है ना। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है जो 8.85 × 10⁻12 होता है, कल के क्लास में पढ़े होंगे आप। तो E क्या होता है? एनर्जी। तो एनर्जी भी जो है E आपको नहीं याद रखना है, ये लंबा चौड़ा, सीधे याद रखना है 13.96 n²/z²। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यूनिट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम जूल में रखेंगे तो वही 2.18 वाला जो था ना वेलोसिटी में, वही वाला आंसर, उतना n²/z²। तो देखिए एनर्जी में क्या है? दोनों स्क्वायर में है। वेलोसिटी में क्या था? दोनों सिंपल था, स्क्वायर कोई नहीं था, लेकिन उसमें z क्या था? ऊपर में था, n नीचे में था। वेलोसिटी में z ऊपर में था, n नीचे में था, लेकिन इसमें खाली n स्क्वायर ऊपर है, z नीचे है। इसको पलट देना है या दोनों को स्क्वायर कर देना है तो फिर एनर्जी हो जाएगा। हाँ वही है, n²/z के बदले z² कर देना है, और 13.6 याद रखना है आपको। उसमें 0.529 एंगस्ट्रॉम याद रखना है। तो 0.529 होता है आपका रेडियस, एनर्जी होता है 13.6 n²/z², इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये होगा, ठीक है। अब आ जाइए, E बराबर h म्यू पढ़े हैं, वही है। ये फाई है उसका पोटेंशियल, तो E बराबर h म्यू नॉट, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी इतना फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा देंगे तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। प्लैंक क्या बताए थे? एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर लगाने देने के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दीजिएगा तब इलेक्ट्रॉन जो है एटम से बाहर जाएगा। कितना एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, यही है ना पढ़ना। तो ये बताए थे कि ये φ0 है, मतलब पोटेंशियल है, तो एनर्जी है ये, ठीक है।
तो उसमें वेवलेंथ कितना आ जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगा, देखिए इसको मतलब hc/5, ठीक है, क्योंकि 5 = होता है hc/λ, ठीक, तो hc/5 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाँ, अब 5 से ज़्यादा एनर्जी दिए h म्यू एक्स्ट्रा, तो फिर वो काइनेटिक एनर्जी होगा एक्स्ट्रा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, एक तो नॉर्मल एच बी वो तो चल जाएगा, ऐसे ही 5 चल जाएगा हमारा खाली उसको एक्साइट करने में। अब एक्स्ट्रा जो एनर्जी है एच बी वही है, तो जितना आप मान लीजिए एनर्जी लगाए एच म्यू एनर्जी लगाए, उसमें से 5 एनर्जी तो चला गया खाली इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, उसके बाद है ना जो बचा वो काइनेटिक एनर्जी उसको देगा, तो एच म्यू - 5। तो 5 का ये भी फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी, ये पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ई है आपका इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है ना 1.6 गुने, तो वर्क फंक्शन इसको बोलते हैं। देखिए किसको क्या बोलते हैं, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अभी बताया आपको, ये वर्क फंक्शन है, इतना आपको देने के बाद ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। लैम्डा नॉट क्या होगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, नॉट लग गया बोले तो थ्रेशोल्ड, और काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये फ्रीक्वेंसी, और ये इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रिक जो वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी है यहाँ, अरे सॉरी ये ई भी कौन, हाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल है, भी है वेलोसिटी, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी = ½ mv² भी होता है, अगला फॉर्मूला में यूज हो गया है, वो कटा नहीं लिखाया इसमें, ½ mv², ये वेलोसिटी है, ठीक है। तो hv - hv0 क्या है, पोटेंशियल 5। तो हाँ, तो एच बी एनर्जी आप दिए, लेकिन hv0 तो चल गया उसको निकालने में ही, एनर्जी तो इसको जो घटा वही एनर्जी इसको मूव कराया, hv0 तो घटाना पड़ेगा ना हमको, क्योंकि वो तो खाली एक्साइट करने में गया, तो जो बचा वही ना, तो इसलिए इसको माइनस करते हैं, hv से hv0 माइनस करते हैं, तब जाके काइनेटिक एनर्जी आता है। बैक करिए, बोलिए क्या तकलीफ है आपको, कुछ पूछ रही थी, लैम्डा नॉट क्या क्या है, वो कैसे आया, देखो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट बटा लैम्डा, पढ़ी है, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा दोनों, माने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को गुना करते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट आता है, इतना जानते हैं, वेवलेंथ एक दूसरे के अपोजिट है, तो दोनों वेलोसिटी ऑफ लाइट आता है, होता है ना। तो यहाँ पर हम 1/λ लिख सकते हैं, और c/λ, ताकि कि दोनों का प्रोडक्ट c होता है, तो c/λ लिख दिया = 5, तो लैम्डा = 5 ये नहीं चल गया, तो कोई एक याद रखोगे तो याद हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, तो काइनेटिक एनर्जी हो गया hv - 5, EVS भी याद रखिएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में EVS होता है। अब आ जाओ एक और फॉर्मूला, राइडबर्ग कांस्टेंट, पहले ही डी ब्रोगली थ्योरी इसको बोलते हैं, डी ब्रोगली थ्योरी, ठीक है। तो डी ब्रोगली थ्योरी क्या होता है, ये अभी बाद में पढ़ेंगे, पहले ये पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, तो उसको अंदर ले लो। तो डी ब्रोगली थ्योरी क्या होता है, डी ब्रोगली थ्योरी बोला था कि जो आपका पोटेंशियल है, ठीक है, तो लैम्डा = जो होता है h/p होता है, ठीक। p क्या है, मोमेंटम। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये अगर एनर्जी के टर्म में लिखेंगे तो hμ/e लिख सकते हैं, ठीक है। तो hμ/e भी होगा, ठीक। उसके बाद एनर्जी = होता है √2m × काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम = पढ़े हैं ना। तो लैम्डा = h/मोमेंटम, तो h/मोमेंटम को हम लोग मोमेंटम = √2m × काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं ना। तो ये दोनों तो याद करने का ज़रूरत नहीं है, एक दूसरे का समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। मोमेंटम = m भी लिख सकते हैं, अब अपने मन से ऊपर भी v कर दिए, नीचे भी v कर दिए, तो क्या हो जाएगा mv²। तो ½ mv² क्या होता है, एनर्जी। तो h भी एक कांस्टेंट है, उसको हाफ तो वो भी इसलिए उसमें hb/e भी काम करता है, ठीक।
हाँ, तो एच बी बाई ई भी काम करेगा, एच बाई √2m काइनेटिक एनर्जी भी काम करेगा, और पोटेंशियल में अगर देखना है तो 12.27 बाई रूट भी, ठीक है। तो E बराबर एच बी एस सी बाई लेमडा, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, इसको पी वी बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे 2 छूट गया है, 2 भी होगा, तो 12.27 बाई रूट भी एंगस्ट्रॉम में रहता है। तो ई वाला खाली आपको याद रखना है, इसमें तो कोई एगो भी याद रखेगा तो बाकी सब याद रहेगा, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, जैसे उसका याद था E इंटू वी एस काइनेटिक एनर्जी, तो 12.27 बाई रूट भी, ठीक है। तो ये हो गया वेवलेंथ जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये एटॉमिक नंबर राइडबर्ग कांस्टेंट में आ जाइए। अब इधर, अब इसको इधर कीजिए। डी ब्रोगली थ्योरी याद रखिएगा, डी ब्रोगली थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। 1 बाई लेमडा क्या है? नहीं, सी बाई लेमडा फ्रीक्वेंसी होता है। तो 1 बाई लेमडा ये फॉर्मूला है एनर्जी का। देखिए 1 बाई लेमडा एच म्यू अगर कांस्टेंट हैगा तो ये एनर्जी ही आएगा अप्रोक्स, ठीक है। तो एनर्जी जो होता है फाइनल एनर्जी माइनस एनर्जी। अभी फॉर्मूला क्या पढ़े थे एनर्जी वाला, याद कीजिए तो 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर पढ़े थे, है ना याद। तो 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, उसी का जो हम राइडबर्ग कांस्टेंट 13.6 के बदले वो एनर्जी का पढ़े थे ना, तो हम लोग अब लेमडा पढ़ रहे हैं ना, तो वहाँ पे पलट जाएगा। तो यहाँ पर 13.6 एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर जो है, यहाँ पर क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखो नीचे में पहले इनिशियल लिखेंगे बाद में फाइनल लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़ा कौन होगा 1 बटा में कौन बड़ा आ जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। इसलिए एन स्क्वायर वाला में टेंशन नहीं लेना है, इनिशियल माइनस फाइनल लिखना है, क्योंकि ये बड़ा है तो बड़ा माइनस छोटा करेंगे ना। और राइडबर्ग कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर, तो 1 बाई लेमडा डी ब्रोगली थ्योरी के साथ ये भी आता है। तो राइडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू याद रखना है 1.09 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। हाँ, तो ये सब वैल्यू पूछता है, फॉर्मूला पूछता है, इसमें न्यूमेरिकल बहुत रेयर पूछेगा, फॉर्मूला पूछ देगा, 4 गो ऑप्शन दे देगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे करके। हाँ क्या 1/2 बड़ा है कि 1/4? हैं? हाँ बस समझ गई ना। नेक्स्ट, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा h बाई √3m काइनेटिक एनर्जी इंटू टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर लोगे तो यहाँ पे 3 करना पड़ेगा, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी था, तो टेम्परेचर भी लेंगे तो यहाँ 3m kT हो जाएगा। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। स्टेबल ऑर्बिट, कभी भी स्टेबल ऑर्बिट क्या होगा, अगर n लेमडा इक्वल टू 2πr आ रहा है तभी स्टेबल ऑर्बिट है, नहीं तो नहीं है। ऑर्बिट स्टेबल कब है, जब n लेमडा इक्वल टू 2πr आएगा, तो n लेमडा इक्वल टू 2πr आएगा तभी वो स्टेबल है ऑर्बिट, नहीं तो नहीं है, ठीक है। हाँ सेल, हाँ के सेल एल सेल होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स। तो एवरेज टाइम पीरियड क्या होता है, कोई भी एटम्स का जिंदगी, सारा जिंदगी का जोड़, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ये एवरेज टाइम पीरियड है। हाफ टाइम पीरियड क्या होता है, हाफ लाइफ 0.693 इंटू टाइम पीरियड, ठीक। हाँ 0.693 बाई लेमडा भी होता है फॉर्मूला, 0.693 बाई लेमडा, आगे पढ़िएगा। तो हाफ लाइफ होता है 0.693 इंटू एवरेज टाइम, और लेमडा इक्वल टू अगर टूट रहा है, फ्यूजन जो होता है ना, फ्यूजन टूटने में पहले n नॉट रहता है, बाद में n हो जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो log n नॉट बाई n और 2.303 log लगता है, तो लगता ही लगता है। तो 1/t ln n नॉट बाई n, और a क्या है मास नंबर, a बराबर a नॉट e की पावर माइनस लेमडा टी, ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो खाली आपको फार्मूला देखा देखा रहना चाहिए, क्योंकि पूछेगा तो आपको मार सके। अब अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे। अल्फा क्या है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, तो ये क्या होगा पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये न्यूट्रल। तो अल्फा में क्या होता है, मदर न्यूक्लियस से अल्फा रे अगर बाहर निकल गया, इसका मतलब क्या बाहर निकल गया, हीलियम बाहर निकल गया, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, 2 नीचे गायब हो जाएगा एटॉमिक नंबर में से, और 4 मास नंबर में से गायब हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर Z था, मास नंबर A था, तो इसमें से 2 गायब कर दीजिए, इसमें से 4 गायब कर दीजिए, ये हमारी बेटी बन गई, ठीक। तो जो अल्फा पार्टिकल निकल गया। अच्छा, ये चार्ज इसका क्या होता है, पॉजिटिव,
बीटा पार्टिकल निकालना है तो इसमें से क्या करेंगे हम, खाली एटॉमिक नंबर में से एक गायब करिए बस, ठीक है, खाली इलेक्ट्रॉन रहता है वो, तो एक गायब हो गया, तो खाली एटॉमिक नंबर में से एक गायब होगा। एग्जाम में बहुत आता है, ध्यान रखिएगा, गामा में कोई चेंज नहीं होगा, जो माँ है वही बेटी है, ठीक। तो खाली एगो एनर्जी निकलता है, ई बराबर एच म्यू, पढ़े हैं ना, म्यू को फ्रीक्वेंसी को एफ लिख दिया, इसका दिल था एफ लिखने का, तो ई बराबर एच म्यू। गामा रे सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर है, सबसे ज़्यादा एनर्जी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, पढ़े थे ना, बताए थे ना कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है गामा का, तो गामा का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा पेनिट्रेट करता है, तो वेवलेंथ सबसे कम होगा, तो खाली एनर्जी बाहर निकलता है गामा रे में, तो ये कैंसर सेल्स ये सब में काम आता है, ठीक। नेक्स्ट, तो हम लोग अभी जो रेडियो एक्टिविटी पढ़े थे, n बराबर n0 e पावर माइनस लेमडा टी, हाफ लाइफ होता है 0.693 बाई लेमडा, टी एवरेज इक्वल टू 1 बाई लेमडा, क्योंकि 0.693 इंटू टी एवरेज फॉर्मूला पढ़े थे अभी हम हाफ लाइफ का, तो टी एवरेज कितना आ गया 1 बाई लेमडा एवरेज टाइम। तो जो मतलब फिजन हो रहा है, जो टूट रहा है, टूटने का रेट का फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा एन, टूटेगा तो माइनस तो लिखाएगा ही, तो डी एन बाई डी टी क्या होता है, लेमडा इंटू एन, मतलब लेमडा के टर्म में वो टूटेगा, ठीक है। सारा फॉर्मूला एक जगह कंपाइल करके बताया जा रहा है आपको, नहीं तो ऐसे पढ़ाया जाएगा तो पानी निकल जाता। मास डिफेक्ट ई बराबर एम सी स्क्वायर पढ़े हैं, ई बराबर एम सी स्क्वायर, हाँ तो वही एम है, ई बराबर एम सी स्क्वायर। तो एम कितना है, डिफेक्ट क्या होता है, तो जो प्रोटॉन है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन से गुना कर दीजिए, जो न्यूट्रॉन है उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जानते हैं, ए माइनस जेड होता है, न्यूट्रॉन को गुना कर दीजिए और माइनस टोटल मास, ठीक। तो डिफेक्ट मतलब क्या चेंजेज आया, मतलब कोई न्यूक्लियस में जो चेंजेज आएगा, तो क्या चेंजेज आएगा, न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन है उसको गुना कीजिए, जितना न्यूट्रॉन है उस सबको बारी बारी से गुना कर दीजिए। एक प्रोटॉन के मास में नंबर ऑफ प्रोटॉन गुना करेंगे तो टोटल प्रोटॉन निकल जाएगा, टोटल प्रोटॉन का मास, और एक न्यूट्रॉन के मास में टोटल न्यूट्रॉन का नंबर गुना कर देंगे तो टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना होता है न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन का तो बहुत रेयर मास है, तो टोटल मास माइनस एक्चुअल मास बॉडी का, दोनों घटाएंगे तो मास डिफेक्ट पता चल जाएगा, है ना, कितना अंतर हुआ। तो यही मास डिफेक्ट को सी स्क्वायर ई बराबर एम सी स्क्वायर कर दीजिए। ई बराबर एम सी स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन साहब दिए थे, अल्बर्ट आइंस्टीन जो फिजिक्स के फादर हैं, तो इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग बराबर होता है ई बराबर एम सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी याद रखिएगा एग्जाम में आता है। हाँ तो वही तो लिखा है डेल्टा एम सी स्क्वायर, ये डेल्टा एम का वैल्यू है ही, तो डेल्टा, और थोड़ा इधर ले लीजिए, तो डेल्टा एम सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा 931.5 इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ मेगा है, खाली इलेक्ट्रॉन नहीं है, मेगा 10 के पावर 6, मेगा जानते हैं ना, मेगा गीगा, हाँ। तो सी स्क्वायर का मान होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपको सी का वैल्यू नहीं भी दिया है तो आप ऑटोमेटिक लगा के आंसर निकाल सकते हैं, ठीक। तो बाइंडिंग एनर्जी बटा न्यूक्लियन बोलो तो ए, ठीक है ना। तो जो बाइंडिंग एनर्जी एम सी स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ लीजिए ना अभी आप, ई बराबर एम सी स्क्वायर बाई ए, है ना। तो क्यू वैल्यू क्या होता है, क्वालिटी वैल्यू को हम एनर्जी भी बोलते हैं, तो वही है डेल्टा एम सी स्क्वायर। जो ई बराबर एम सी स्क्वायर है उसको बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं या फिर क्वालिटी वैल्यू भी बोलते हैं, तो अब या फिर एनर्जी ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं, सबका फॉर्मूला सेम ही है, ई बराबर एम सी स्क्वायर। बहुत बार सुने हैं, ये तो फॉर्मूला आप नहीं भूलना चाहिए, याद ही रहता है, खाली सी स्क्वायर का वैल्यू याद रखिएगा, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। नेक्स्ट, ग्राफ पढ़िए। अगर हम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ पढ़ते हैं तो दो मेटल का बनाएंगे, तो दोनों मेटल का काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी पैरेलल टू एक दूसरे के पैरेलल आएगा, जिसका ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दिए तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, थ्रेशोल्ड तक ले कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि थ्रेशोल्ड तक ले इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही नहीं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देंगे उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन निकलना चालू होगा, तो उसके बाद से ग्राफ जाएगा। दूसरा वाला मेटल, तो मेटल का पैरेलल होता है, ठीक है, मेटल का एक दूसरे से पैरेलल आएगा, ऐसे की ओर झुकते जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ते गया तो ये भी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ते जा रहा है,
ये तो सिंपल समझ में आ रहा है आपको। फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। अच्छा, ये आ जाइए करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, I वर्सेज V, करंट और वोल्टेज। तो करंट और वोल्टेज में जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम पढ़ते हैं, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जानते हैं ना आप लोग, अभी तक हम जो जितना भी बताएं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताएं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यही बोलता है कि कम से कम H म्यू नॉट, E बराबर एनर्जी जो है H म्यू नॉट वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी दीजिएगा, मैंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दीजिएगा, तब जाके आपका इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। उतना औकात रहता है इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस में कि उसको आने नहीं देगा, उसको खींच के अट्रैक्ट करके रखेगा। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा एनर्जी लगा के दीजिएगा, तब आपका इलेक्ट्रॉन बाहर न्यूक्लियस के पावर से ऊपर चल जाएगा, फिर उसको छोड़ देगा तो निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को अगर एटम से निकालना है तो हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, सारा कोई भी ग्राफ हो करंट का, ये देखिए I1 I2 I3 है ना, तो ये सबसे ज़्यादा है, I3 ज़्यादा है, I2 I1, तो कम करंट है तो नीचे से होकर के यहाँ आके मिलेगा। लेकिन सब जो है पोटेंशियल जो है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका सेम होगा, ठीक है। इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो एनोड है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताया गया है कि करंट जैसे जैसे बढ़ाइएगा ग्राफ खाली ऊपर की ओर शिफ्ट होगा, लेकिन जो ये कर्व है ऐसा ही रहेगा। तो ग्राफ एग्जाम में पूछ देता है ऐसा ग्राफ दे करके कि करंट और पोटेंशियल के ऐसे जा रहा है कि ऐसे जा रहा है, चार को घुमा देगा, तो आपको याद रखना है कि ऐसा जाता है। और जहाँ मिलता है वहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में पढ़े थे ना, EV0 EVS, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू EVS, पढ़े थे ना, घर जाके पढ़ लीजिएगा, याद है अभी याद नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना। तो ख़त्म हो गया आपका। अब जो छोटा छोटा चैप्टर है सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर क्या होता है, ऐसा सबस्टांस जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन जो है पॉसिबल नहीं है लो टेम्परेचर पे, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पॉसिबल है, ठीक है। तो लो टेम्परेचर पे आपका कंडक्टर पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेटल में तो पॉसिबल होता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में हाई टेम्परेचर पे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, मतलब नॉन मेटल मेटल दोनों का बिहेव करेगा, दोगला है ये। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन कौन सा इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर है, बोला शिव जी, बोरोन सिलिकॉन जर्मेनियम। तो प्योर सेमीकंडक्टर जो होता है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है, और इससे कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इसमें हम कुछ केमिकल प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, और जो केमिकल प्रोसेस परफॉर्म करते हैं उसको डोपिंग बोलते हैं, कुछ इम्प्योरिटी डालते हैं इसमें। तो जो प्योर सेमीकंडक्टर है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। अगर उसमें कुछ डोपिंग करें, मतलब कुछ इम्प्योरिटी डाले, केमिकल प्रोसेस कराए, तो इम्प्योर को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिव, तब वो जा करके कंडक्टिविटी बढ़ेगा उसका। तो डोपिंग करने के बाद जो है इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक बन जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, डोपिंग कुछ नहीं है, बस एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी है ना, ताकि वो कंडक्शन बढ़ जाए उसका। P टाइप कंडक्टर और N टाइप कंडक्टर ये पढ़े हैं सेमीकंडक्टर 12th चैप्टर में पढ़े होंगे। दो टाइप का होता है, N टाइप और P टाइप। तो N टाइप कब होगा, N से नाइट्रोजन, ठीक, तो नाइट्रोजन टाइप। तो नाइट्रोजन बोलो तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डालेंगे इसमें, मतलब 5, जिसका L सेल में 2 और 5, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 7, तो 7 को हम लोग K सेल में 2 दिए, L सेल में कितना आया, 5, तो ये पेंटावैलेंट है। तो पेंटावैलेंट डालते हैं, ग्रुप नंबर कितना होता है इसका, 15। नाना पापा आज सब बीमार, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो जो ग्रुप नंबर 15 का जो एंटीमनी डालेंगे, एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस, जो भी है ग्रुप नंबर 15 जिसका पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है, ये अगर डालते हैं तो N टाइप बनता है, निगेटिव टाइप। N माने निगेटिव, P माने पॉजिटिव। निगेटिव क्यों बना, क्योंकि सेमीकंडक्टर को चार्ज चाहिए होता है, कार्बन से अगर मान लो मिला रहे हो तो एगो बच जाएगा, तो एगो इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो इसका निगेटिविटी एक एक्स्ट्रा रहेगा, है ना। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन को डालने के लिए 4 तो मैच करा, एक बच गया, तो जो क्रिस्टल हो गया N टाइप हो गया, क्योंकि वो निगेटिव है, पेंटावैलेंट इसमें डोनर रहेगा, ठीक। पेंटावैलेंट डालते हैं इम्प्योरिटी, जो डोपिंग करते हैं पेंटावैलेंट से करते हैं, ये याद रखिएगा। इसमें ट्राईवैलेंट करेंगे, ठीक है, एल्युमिनियम वाला, ठीक है ना। तो अल्मुनियम, बोरोन, अल्मुनियम, गैलियम पढ़े ना, बाल जयंती, BALGAINTI, इंडियम, टीन, B से हो गया बोरोन, अल्मुनियम से बाल जयंती, चाहे बाल गंगाधर, इंडियन तिलक, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 13, तो ग्रुप नंबर 13 से हम इसको P टाइप को
इम्प्योरिटी मिलाएंगे जर्मेनियम सिलिकॉन में, तो ये जो अपटोन होगा पी टाइप होगा, मतलब पॉजिटिव टाइप होगा। पी से पुअर होता है ना, इसको इलेक्ट्रॉन का कमी रहेगा, तो पुअर गरीब रहेगा, इसलिए ये एक्सेप्टर कहलाएगा, क्योंकि चाहेगा लेना, क्योंकि एक इसके पास कम है। ठीक, तो इससे एलईडी बनता है, ठीक है ना। जितना भी स्पेशली डायोड जो है, ये सब एलईडी डायोड जो है ना, लाइट इमिटिंग डायोड, सब इसी से बनता है। एलईडी टीवी भी जो बनता है ना, गैलियम आर्सेनाइड, फास्फोरस, गैलियम फॉस्फाइड, ये सब जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और लाइट वुड में जो एलईडी लाइट बनता है ना, तो लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी। तो डायोड किससे बनता है? पी टाइप से, ठीक है। डोपिंग जान गए, कोई इम्प्योरिटी डालते हैं प्योर में, डोपिंग बोलते हैं, और उससे बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से भी हमारा कंडक्टिविटी बढ़ता है, डोपिंग से भी कंडक्टिविटी बढ़ता है। समझ में आ रहा? अच्छा, जब सैटेलाइट का एनर्जी निगेटिव है तो ये या तो सर्कुलर पाथ में घूमेगा या तो इलेप्टिकल पाथ में घूमेगा। लेकिन जब सैटेलाइट का एनर्जी जीरो है तो ये अपने ऑर्बिट से बाहर भाग जाएगा, पाथ पैराबोलिक हो जाएगा। लेकिन सैटेलाइट का एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो ऑर्बिट से बाहर भाग के हाइपरबोलिक पाथ बनाएगा। समझ में आया? क्या बोल दिए? जब सैटेलाइट को, ये अलग टॉपिक है, इससे कोरिलेट मत करो, ये अलग टॉपिक है। हाँ, तो जब सैटेलाइट को आप मतलब किस पाथ में वो घूम रहा है, वो आप उसके एनर्जी के साइन कन्वेंशन से पता कर सकते हैं। अगर एनर्जी उसका निगेटिव है, इसका मतलब कि वो सर्कुलर में घूम रहा है, चाहे इलेप्टिकल में घूम रहा है, गोल गोल नाच रहा है, ठीक। लेकिन अगर एनर्जी जीरो है, इसका मतलब पैराबोलिक घूम रहा है, ठीक है ना। तो इसको याद करने का कैसे टेक्निक है? गोल गोल, हाँ, स्केप तो कैसे भी होगा, मतलब हाँ, स्केप तो ऐसे भी होगा, मतलब पॉजिटिव आया, जीरो आया तो स्केप होना ही है, निगेटिव तक वो बचा रहेगा। तो एनर्जी जो है निगेटिव है तो वो सर्कुलर और इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा। जीरो हुआ तो पैराबोलिक हो जाएगा, पॉजिटिव हुआ तो हाइपरबोलिक हो जाएगा, स्केप हो जाएगा। जीरो में स्केप हो जाएगा, पॉजिटिव में भी स्केप हो जाएगा। पैराबोलिक ऐसा शेप का होता है, हाइपरबोलिक ऐसा दूगो होता है। कोडिक सेक्शन में पढ़ी है, तो थोड़ा सा रोकिए, बता देते हैं। ये है पैराबोलिक, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पाराबोला, ये माइनस 4x तो इधर, एक्स स्क्वायर 4ay अपवर्ड, ये डाउनवर्ड। ये है इलिप्स, ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1, चाहे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1। यहाँ ए बड़ा है बी से, यहाँ ए छोटा है बी से, तो ऐसा रहेगा। और ये है हाइपरबोलिक, दूगो, ठीक है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के बदले यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो माइनस है तो ये होता है हाइपरबोलिक। तो जब पॉजिटिव रहेगा सैटेलाइट का एनर्जी तो भागेगा छोड़ के, लेकिन पॉजिटिव रहेगा, और जीरो रहेगा तो भागेगा लेकिन पैराबोलिक रहेगा, और निगेटिव रहेगा तो गोल गोल। लड़कियां गोल गोल बातें ज़्यादा करती ना, तो निगेटिव गोल गोल। नेगेटिव एनर्जी है तो इलेप्टिकल, जीरो एनर्जी है तो पैराबोलिक और भाग जाएगा, स्केप कर जाएगा ऑर्बिट से, और पॉजिटिव है तो हाइपरबोलिक। नेक्स्ट, एन मतलब निगेटिव, पी माने पॉजिटिव। अगर 4 से ज़्यादा वाला से 5 वाला पेंटावोलेट इम्प्योरिटी डाले तो 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। 4 ही नहीं यूज होगा सिलिकॉन जर्मेनियम में, क्योंकि सिलिकॉन जर्मेनियम 4 होता है, कार्बन ग्रुप का आइटम है वो, 14 ग्रुप का कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, जानते हैं ना। तो 4 लड़ गया, 1 एक्स्ट्रा बच गया तो डोनर है, हाँ, क्योंकि 1 एक्स्ट्रा बच गया ना, 1 इलेक्ट्रॉन, हाँ, पेंटावैलेंट है ना ये। नाइट्रोजन, जैसे इसका एग्जांपल है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5। 4 लड़ गया, एक कहाँ गया? तो इसलिए एन टाइप है। और पी टाइप में क्या हो जाएगा? अल्युमिनियम के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 3। तो 3 हो गया, 1 तो बच गया ना, 1 एक्स्ट्रा इसको ज़रूरत है, तो एक्सेप्टर है ये। हाँ, तो ये पुअर है, पी टाइप है, पॉजिटिव टाइप, ये निगेटिव टाइप। इलेक्ट्रॉन रहेगा तो निगेटिव, इलेक्ट्रॉन का कमी रहेगा तो पॉजिटिव, ठीक है। तो डायोड वगैरह पी टाइप से बनता है। वैलेंसी क्लियर करने के लिए तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाँ, तो 4 है ना जी सिलिकॉन जर्मेनियम के पास, तो सिलिकॉन जर्मेनियम से मिला रहे हैं ना, सेमीकंडक्टर सिलिकॉन जर्मेनियम से बनता है ना। हाँ, ये तो वो वाला बात हो गया, रामायण खत्म हो गया। बोला माँ सीता जी कौन थे? अब देखिए टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, कल आप बोल रहे थे ना कि थोड़ा बता दीजिए सर, डिक्लाइनेशन डीप तो डाले हैं। हमारा अर्थ जो है बहुत ही पावरफुल मैग्नेट है, जिसका साउथ पोल जो होता है ज्योग्राफिकल के नॉर्थ पोल के पास होता है, और नॉर्थ पोल जो होता है ज्योग्राफी के साउथ पोल के पास होता है। एग्जाम में बहुत बार आता है ये,
उल्टा होता है। क्यों? क्योंकि अपना डिफरेंट पोल होगा तभी अट्रैक्ट होगा ना। तब एक बात बताइए, यहाँ पे आपका साउथ पोल है तो यहाँ पे हमारा मैग्नेट का नॉर्थ आएगा तभी ना अट्रैक्ट होगा। तो मैग्नेट का नॉर्थ ज्योग्राफी के साउथ के करीब जाएगा। तो हमारा अर्थ जो है मैग्नेट है, अर्थ का जो साउथ पोल है वो कहाँ जाएगा? ज्योग्राफी के नॉर्थ के पास। तो ज्योग्राफी के नॉर्थ के पास वो जाता है। तो डिक्लाइनेशन क्या होता है? जो मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच जो एंगल बनता है कहीं पर भी, उसको डिक्लाइनेशन बोलते हैं, उस प्लेस का। ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन बोले तो जो उससे आया, ज्योग्राफी से, अर्थ से, और मैग्नेटिक मेरिडियन बोले तो जो मैग्नेट से आया। ठीक है ना, तो अर्थ को मैग्नेट भी माना जाता है ना। वो ऐसा कुछ नहीं है, वो दोनों के बीच में बस 0.84 का गैप रहता है, ऐसा रहता है, एगो ऐसे एगो ऐसे। तो दोनों के बीच में जो एंगल हुआ वो डिक्लाइनेशन होता है। अर्थ का अप्रॉक्स 11 होता है। डीप को इंक्लाइनेशन भी बोलते हैं। डीप क्या है? जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है कोई भी प्लेस पे, जो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाता है वो डीप है। पोल और इक्वेटर पे डीप 90 होगा, अरे सॉरी, पोल पे 90 होगा और इक्वेटर पे 0 होगा। पोल पे 90 होगा, पोल पे 90 बनाता है, और इक्वेटर पे स्ट्रेट जाता है। तो जो नॉर्मल हॉरिजॉन्टल से वो कितना बना रहा है? तो इक्वेटर तो ऐसे ही जाता है, तो हॉरिजॉन्टल से तो 0 बनाएगा। और पोल का ऐसे रहता है ना, नॉर्थ पोल, हॉरिजॉन्टल से कितना बनाया? 90। और 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री जो सब क्या है? डीप है, डीप और इंक्लाइनेशन। ठीक है ना। तो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है। अब आ जाओ कैथोड रे और एनोड रे। ठीक है, तो हमारा जो गैस का जो प्रेशर है डिस्चार्ज ट्यूब में, इतना 10⁻⁻² से 10⁻³ mm मरकरी है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है 10⁴ वोल्ट है। ये अगर हम कोई इलेक्ट्रोड के बीच में अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है हमारे कैथोड से निकल के बाहर चल जाएगा और एक कैथोड रेज बनेगा जो जिस रास्ते से वो जाएगा। ठीक है ना। अब बताइए कि यहाँ पे कोई सर्किट बनाइएगा, यहाँ पे कुछ उसको वोल्टेज दीजिएगा तब ना करंट जाएगा। तो वोल्टेज कितना देना है आपको? 10⁴ वोल्ट। ठीक। और यहाँ पर जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसमें करंट के बदले हम लोग क्या देते हैं? मरकरी का प्रेशर 10⁻² से 10⁻³ mm/Hg। क्या है ये? प्रेशर है। प्रेशर बराबर OGH पढ़े हैं ना, तो वही mm/Hg भी पढ़े हैं। थोड़ी 760 mm जो होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। तो 760 mm के बदले इतना mm मरकरी का प्रेशर दिए तो जो हमारा करंट, मतलब उसके लिए करंट होने के लिए क्या होगा? 2 इलेक्ट्रोड यहाँ खड़ा कर दिए, 2 इलेक्ट्रोड। तो इसके लिए जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा कैथोड से वो कैथोड रे कहलाएगा। तो कैथोड रे जो होता है दिखाई नहीं देता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है। ये जो है नेगेटिव चार्ज ट्रेवल करता है और ये कैथोड से एनोड जाता है। तो 2 इलेक्ट्रोड होता है, एक कैथोड और एक एनोड। कैथोड क्या है? निगेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है निकल के, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है ना। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड से निकलता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बहुत है ना जी, इसलिए निगेटिव है ये। इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ रहता है? कैथोड के पास। कैथोड से जाता कहाँ है वो? कैथोड से एनोड जाता है। तो एनोड पॉजिटिव है और एनोड के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तभी ना वहाँ जा रहा है। हाँ, कैथोड निगेटिव नहीं, तो करंट कैसे पास होगा? एक पॉजिटिव एक निगेटिव। नेक्स्ट, तो ये रे जो है, जो कैथोड रेज होता है, कैथोड सरफेस के परपेंडिकुलर निकलता है और एनोड के पोजीशन पे कुछ भी फर्क नहीं है, कहीं भी रहे एनोड। कैथोड रेज जो है बहुत हाई वेलोसिटी से जाता है, करीब लाइट के 1/10 वेलोसिटी से निकलता है वो। ये रे जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रखिएगा तो डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है ना। ये रे जो है गैस को आयोनाइज कर देता है, गैस को तोड़ देता है, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। तो ये रे जो है मटेरियल को हीट कर देगा, जहाँ भी गिरेगा गर्म कर देगा ना जी, इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज है ना इसके पास। तो ये जो है केमिकल चेंज भी कर सकता है। ठीक है। तो फोटोग्राफिक प्लेट भी अफेक्ट करता है। ये जो है मेटल में पेनिट्रेट भी कर जाएगा, है ना। तो जो EMF का जो सोर्स है जो हम लोग कैथोड रे निकालने के लिए यूज करते हैं उसको बोलते हैं इंडक्शन कॉइल।
वोल्टेज, ईएमएफ मतलब वोल्टेज। तो जो हम लोग वोल्टेज दे रहे हैं इंडक्शन कॉइल से दे रहे हैं इलेक्ट्रोड को। तो जब ये कोई हेवी मेटल्स को अगर स्ट्राइक करेगा, जैसे टंगस्टन है, तो ये एक्सरे बना देगा, एक्सरे प्रोड्यूस करेगा कैथोड रे। तो जो नेचर ऑफ कैथोड रे होता है वो कैथोड और जो डिस्चार्ज ट्यूब में गैस है मरकरी, उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये कैथोड के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है कि हाँ कैथोड से निकला है तो कैथोड कैसा है वो उस पर होगा। ये वेलोसिटी से निकलेगा, मेन पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। पोटेंशियल बोले तो जो कॉइल का इंडक्शन जो भेजे हैं आप, ठीक है, तो मरकरी उरकरी पे प्रेशर जो दिए हैं, डिस्चार्ज ट्यूब में गैस जो लगाए हैं, उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब दूसरा आ जाइए पॉजिटिव रे, कैनाल रे, चाहे एनोड रे। एनोड, कैथोड रे के बाद कौन सा, एनोड रे। एनोड रेज को पॉजिटिव रे भी बोल सकते हैं, कैनाल रे भी बोलते हैं। तो कभी भी लेडीज फर्स्ट होता है, तो हम लोग कैथोड रे पढ़े, बोले तो लेडीज, बोले तो निगेटिव। तो दूसरा हमारा एनोड रेज है, तो एनोड रे पॉजिटिव होगा। तो परफोरेटेड कैथोड यहाँ पे हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व किया जाता है कि नया टाइप ऑफ रे निकल रहा है एनोड से, कैथोड जा रहा है वो, ठीक है। और वो कैथोड के जो यहाँ पे परफोरेटेड यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कैथोड के होल में जाकर के एनोड से कैथोड इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ये रो जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है और पॉजिटिव रे बोलते हैं, कैनाल रे, एनोड रे। तो जो एनोड से निकल के कैथोड में घुस रहा है, सीधे कैथोड में, तो कैथोड में परफोरेशन है यहाँ, तो कैथोड की परफोरेशन में घुस रहा है तो उसको एनोड रे बोलते हैं। इसका कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए एनोड रेज का। ये पॉजिटिव रे होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स निकलता है। ये रे जो है स्ट्रेट लाइन में ये भी चलता है, ये प्रेशर देता है, काइनेटिक एनर्जी रहेगा इसमें। ये भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होगा, वो भी डिफ्लेक्ट होता था। ये जो है फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों कर देगा, ठीक। ये वो खाली केमिकल चेंज करता था, ये भी जो है आयोनाइज कर देता है गैस को, वो भी गैस को आयोनाइज कर रहा था, हाँ, ठीक, समझ गए। अब आ जाइए एक्सरे। एक्सरे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, पता है ना आपको। एक्सरे कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। कैसे बनाई, कैथोड रे से बना ना, जब टंगस्टन आ गया रास्ते में। तो एक्सरे का स्पीड जो होता है लाइट के स्पीड के बराबर होता है। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है असर्शन रीजन में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होता है, कैथोड रे एनोड रे होता है, लेकिन एक्सरे नहीं होता है। तो ये जो है कहीं भी फ्लोरेसेंट सब्सटेंस में पड़ेगा ना तो चमका देगा उसको एकदम, ठीक है। तो एक्सरे जो है डिफरेंट डेप्थ से डिफरेंट सब्सटेंस में डिफरेंट डेप्थ तक पेनिट्रेट करता है। जैसे जो इल्यूमिनेशन करता है, इसीलिए इसको हम कहाँ इंटेस्टाइन में भेजते हैं देखने के लिए, अंदर का माल है ना, डिजीज पता करने के लिए एक्सरे का देखते हैं, ठीक है ना, मालूम है ना, एक्सरे को भेजते हैं ना डिजीज में, हाँ। नेक्स्ट, ये लाइट के स्पीड से, कैथोड रे 1/10 के, ये सीधे लाइट के स्पीड से एक्सरे, हाँ। तो होता नहीं है, बेटा बाप से भी बड़ा तेज हो जाता है, ऐसा थोड़ी है। न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन जो है उसका रिएक्शन हम लोग डिटेल में नहीं पढ़े थे, पढ़ लीजिए। फिजन हम लोग जानते हैं क्या होता है, हेवी न्यूक्लियस टूटता है दो न्यूक्लियस में, अप्रॉक्स इक्वल मास होता है। तो यूरेनियम से बनता था, यूरेनियम को एक न्यूट्रॉन दिए तो बैरियम और क्रिप्टन बना और न्यूट्रॉन निकला 3 न्यूट्रॉन निकलता है, मालूम है ना। तो 3 न्यूट्रॉन निकला तो बैरियम और क्रिप्टन बना, एटॉमिक मास सब लिखा हुआ है, नंबर भी लिखा हुआ है। तो बैरियम और क्रिप्टन बना है आपका फिजन में, ये भी पूछता है एग्जाम में। चेन रिएक्शन क्या होता है, जब हम यूरेनियम को बॉम्बार्ड करेंगे स्लो न्यूट्रॉन से, क्योंकि वहाँ पे मॉडरेटर यूज करेंगे। मॉडरेटर कौन रहेगा, ग्रेफाइट और हेवी वाटर। तो स्लो न्यूट्रॉन से फिजन होगा, ठीक। फिजन से जो है यूरेनियम का जो सारा न्यूक्लियस है ऑन एन एवरेज 3 न्यूट्रॉन निकालेगा और बहुत एनर्जी निकालेगा, साथ में एनर्जी भी रिलीज होगा, ठीक। एनर्जी यहाँ पे रिलीज होता है किस में, फिजन में। तो ये जो न्यूट्रॉन जो है फिर फिजन कराएगा, टूटते जाता है तो ये फिर फिजन कराएगा। तो क्लियरली क्या हो रहा है, चेन टाइप बन रहा है न्यूक्लियस का, जो जब तक ले यूरेनियम का पूरा एग्जॉस्ट नहीं हो जाए सारा न्यूक्लियस, इसलिए इसको चेन रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आ रहा। नेक्स्ट, तो एटम बम में क्या होता है, एटम बम जो है न्यूक्लियर फिजन पे बेस्ड है। यहाँ पे यूरेनियम जो है 235 और प्लूटोनियम 239 यूज करते हैं, ठीक है ना। इसमें ये बम जो है सबसे पहले कौन बनाया था, ये अमेरिका यूज किया था जापान के तरह सेकेंड वर्ल्ड वार में।
6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे, याद होगा आपको। 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो नागासाकी और हिरोशिमा याद है ना। इसी की वजह से भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल में जो अभी तक जो लफड़ा हो रहा है, भोपाल गैस ट्रेजेडी, यही इसी का इफेक्ट है, वो साइड इफेक्ट, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर ऐसा अरेंजमेंट किए रहते हैं कि जिसमें फिजन जो है कंट्रोल कराते हैं हम, ठीक है। तो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर चिकागो में बना था, चिकागो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर फर्मी, इसी के नाम पे फर्मी मीटर है, 10 के पावर 15। तो प्रोफेसर फर्मी के सुपरविजन में पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया गया था चिकागो में। एग्जाम में आता है, इसने डाला हुआ है, ऐसी हवा में नहीं डाला हुआ है। तो चिकागो में पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बना था। तो न्यूक्लियर रिएक्टर देखिए क्या होता है, एक फ्यूल रहता है, यूरेनियम 235 और 239 यूज होता है इसमें। मॉडरेटर में क्या यूज करते हैं? यहाँ पे मॉडरेटर यूज करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर यूज करना है, एटम बम में यूज नहीं होगा। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर क्यों यूज करना है? क्योंकि मॉडरेटर एनर्जी को कम करेगा, न्यूट्रॉन को, जो न्यूट्रॉन फास्ट कर रहा है उसको स्लो करेगा, ताकि टूटते टूटते बहुत लंबा नहीं टूट जाए। तो इसलिए इसको जो है फिजन रिएक्शन में हेवी वाटर चाहे ग्रेफाइट यूज करते हैं, बताए हैं। तुम्हारा मन, 2 को यूज करते हैं, कैडमियम और बेरियम भी यूज करते हैं। नेक्स्ट, कंट्रोल रोड क्या करता है? देखिए, कैडमियम और बोरॉन वही है जो अभी बात कर रही थी। कैडमियम और बोरोन का रॉड भी यूज करते हैं एक्सेस न्यूट्रॉन को अब्जॉर्ब करने के लिए, है ना, यूरेनियम न्यूक्लियस का, ताकि चेन रिएक्शन जो है कंट्रोल रहे। एक कूलेंट यूज करते हैं, जब बहुत एनर्जी तो बहुत रिलीज होगा ना, न्यूट्रॉन निकलेगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है फिजन के दौरान। तो उस समय कूलेंट क्या करता है, हीट को अब्जॉर्ब कर लेगा और फिर एक्सेसिव जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको ठंडा कर देगा। तो कूलेंट हमारा पानी भी हो सकता है, हेवी वाटर भी हो सकता है, और हीलियम CO2 भी हो सकता है। तो कूलेंट क्या होता है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछता है। अभी बताएंगे ना, क्वेश्चन बनाएंगे, देखो क्या क्या पूछ रहा है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भी एक होता है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है? ब्रीड मतलब क्या होता है? हाइब्रिड, ब्रीड समझते हैं ना, ब्रीडिंग, रिप्रोडक्शन से समझ में आ रहा है, मिक्सिंग। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है? एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर जिसमें कि हम ज़्यादा फ्यूजनेबल फ्यूल हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो नॉर्मल जो ये कंज्यूम कर रहा है उससे ज़्यादा, इसको बोलते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। मतलब हम फ्यूल दे रहे हैं तो न्यूक्लियर रिएक्टर हो रहा है। तो ऐसा करा रहे हैं कि जितना आगे जो बन रहा है ना, वो इससे ज़्यादा, जितना दे रहे हैं उससे ज़्यादा बन रहा है। तो मतलब प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल्स ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, जितना कंजप्शन की अपेक्षा, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। नेक्स्ट, अब आ जाइए फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है? जुटेगा। तो जब 2 और 2 लाइट न्यूक्लियाई जो है जुटेगा, तो और किसी का औकात नहीं है जोड़ने का, हाइड्रोजन के अलावा छोटा ही जुड़ सकता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलता है, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है, सबसे ज़्यादा फिजन से भी ज़्यादा, ठीक है। तो फ्यूजन देखिए, फ्यूजन क्या है यहाँ, ये क्या है? ड्यूटेरियम। ये क्या है? ट्रिटियम। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को जोड़ दिया तो हीलियम बन गया, न्यूट्रॉन बना, एनर्जी निकला, ठीक है। तो जो एनर्जी रिलीज होता है सन से और जो भी स्टार से, वो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। हाइड्रोजन बॉम्ब क्या होता है? हाइड्रोजन बॉम्ब जो कौन बनाया था? अमेरिका का साइंटिस्ट बनाया था 1952 में। ये जो है न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड है। ये 1000 गुना पावरफुल होता है एटम बॉम्ब से। हाइड्रोजन बॉम्ब एटम बॉम्ब से 1000 गुना पावरफुल होता है। चाइना ने बनाया आर्टिफिशियल सन। हाँ, चाइना ने आर्टिफिशियल सन बनाया। हाँ, वो उस न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हुआ फ्यूजन। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या होता है? ये जो है न्यूट्रॉन्स के साथ जो हम लोग कुछ माने ये प्रोड्यूस हो रहा है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप प्रोड्यूस होता है। मतलब हम सब्सटेंस को अगर न्यूट्रॉन्स के साथ इरेडिएट करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़े थे ना अभी, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन्स के साथ हम कुछ सब्सटेंस, मतलब जो सब्सटेंस बना उसको हम इरेडिएट करेंगे तो आइसोटोप निकलता है। इरेडिएट मतलब समझ में आ रहा है? लाइट पास करेंगे तो। कार्बन डेटिंग क्या होता है? ये ऐसा टेक्निक है जिससे हम लोग आदमी, ऑर्गेनिज्म, चाहे फॉसिल फ्यूल्स का पुराना एज पता कर सकते हैं कि कितना पहले वो जिंदा था। तो कार्बन 14 से होता है ये। तो कार्बन 14 रेडियो एक्टिविटी डेटिंग होता है। यूरेनियम डेटिंग क्या होता है? इससे भी हमारा नॉन लिविंग थिंग्स, रॉक्स, ये सब चीज़ का हम लोग लिविंग थिंग्स का जो करना है तो कार्बन से, नॉन लिविंग थिंग्स का यूरेनियम से, मिनरल्स उनरल्स के बारे में पता चलता है। तो मेडिसिन में क्या एप्लीकेशन है?
गामा रे जो है मेडिसिन में यूज होता है, कोबाल्ट 60 कैंसर थेरेपी में होता है, रेडियो आइसोटोप जो है डाइजेशन के प्रोसेस में पता चलता है, रेडियो आइसोटोप जो है हमारा वॉल्यूम का ब्लड भी बता देगा कि ब्लड में कितना वॉल्यूम है, ठीक है, बॉडी में पेशेंट में। एग्रीकल्चर में भी रेडियो आइसोटोप यूज होता है, फर्टिलाइजर कितना कंजप्शन हो रहा है प्लांट्स के द्वारा ये बता देगा ट्रेसर टेक्निक से। तो ये रेडियो आइसोटोप्स का अच्छा खासा यूज है ना। मैग्नेटिक सब्सटेंस दो होता है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक कुछ नहीं है, पैरामैग्नेटिक का बड़ा भाई है, और डायामैग्नेटिक दोनों मियाँ बीवी है, ये बीवी है ये मियाँ है। डायामैग्नेटिक क्या है? ये ऐसा सब्सटेंस है जो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये मैग्नेटिज्म है प्रोड्यूस होगा इसमें, लेकिन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जिधर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, बहुत हल्का अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, फीबल अमाउंट में, यानी मैग्नेटाइज होगा। अगर ये सब डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के पास रख दोगे तो मैग्नेटाइज हो जाएगा वो, लेकिन किधर होगा? अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए डाया है, लेडीज है ये। पैरामैग्नेटिक क्या होगा? ये भी सब्सटेंस या मैग्नेटिक फील्ड में रखोगी तो इसमें भी मैग्नेटाइज होगा, लेकिन फील्ड के डायरेक्शन में होगा। तो याद रखना है एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल बहुत आएगा। जिंक, कॉपर याद रखना है डायामैग्नेटिक का, और पैरामैग्नेटिक का कौन है? आयरन और कोबाल्ट। और एक होता है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक भी मैग्नेटाइज होता है, लेकिन वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है। ये क्या था? कमजोर। ये क्या था? कमजोर। ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये सेम डायरेक्शन में। फेरोमैग्नेटिक सेम डायरेक्शन में लेकिन स्ट्रांगली, ये भी सेम डायरेक्शन में लेकिन कमजोर में। तो आयरन और कोबाल्ट जो है, फेरोमैग्नेटिक में कौन था आपका? निकल और क्रोमियम। निकल और क्रोमियम फेरोमैग्नेटिक है, जो नहीं बताया है, ठीक है। जिंक और कॉपर डायामैग्नेटिक है, तो ये खाली मैग्नेटाइज होगा अपोजिट डायरेक्शन में, ये मैग्नेटाइज होगा सेम डायरेक्शन में, फेरो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा सेम डायरेक्शन में। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, देखो यहाँ डाला है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी घट जाएगा, ठीक है ना, एबव सर्टेन टेम्परेचर, तो वो सब्सटेंस जो है पैरामैग्नेटिक में बदल जाएगा। ये टेम्परेचर को बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। जब फेरोमैग्नेटिक पारा बन गया, मतलब फेरोमैग्नेटिक बोलो तो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज था, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाया तो कमजोर हो गया मैग्नेटाइजेशन, तो पारा बन गया। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर हो जाता है। यानी क्यूरी टेम्परेचर क्या करता है? फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक बनाता है। समझ में आया? परमानेंट मैग्नेट, स्टील, कोबाल्ट, स्टील, अल्निको, परमानेंट मैग्नेट बोले तो कल बताए थे, क्या बताए थे? परमानेंट मैग्नेट कि मैग्नेट हटा भी दिए तभी भी उसका जो है करंट उसमें रहता है। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? ट्रांसफार्मर, टेलीफोन, ये सब जो है बनता है इससे, सॉफ्ट आयरन से, फिर MU मेटल से और स्टेलॉय से, ये सब नाम है। तो खाली आपको एग्जांपल याद रखना है ये सब का। परमानेंट मैग्नेट का अल्निको, स्टील, कोबाल्ट स्टील, ये तीन याद रखना है जिससे परमानेंट मैग्नेट बनता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है, जो टेम्पोररी मैग्नेट होता है, सॉफ्ट आयरन, MU मेटल और स्टेलॉय। खाली नाम एग्जाम में पूछता है, नाम कल देखे थे ना क्वेश्चन में। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर ऐसा डिवाइस होता है जो पता लगाएगा कि इसमें करंट है कि नहीं, खाली अमाउंट नहीं बताएगा, खाली डिफ्लेक्ट करके बता देगा, हाँ एन है, ठीक है ना, डायरेक्शन। शंट क्या है? एक शंट एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में बदलना है तो शंट लगा दो पैरेलल में, छोटा रेजिस्टेंस है, हाँ शंट सिग्नल, तो वो अलग है। गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में कन्वर्ट करना है, मैंने हमको मेजरमेंट भी चाहिए, खाली डिफ्लेक्शन से नहीं, तो शंट लगा दो, मैंने शंट बोले तो स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दीजिए पैरेलल में। अच्छा, वोल्ट मीटर में करना है तो सीरीज में लगा दीजिए, है ना। तो वहाँ पे शंट क्या था? वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस था, यहाँ पे सीरीज में लगाइएगा तो हाई रेजिस्टेंस लगाइए। तो सीरीज में अगर हाई रेजिस्टेंस लगाइएगा तो गैल्वेनोमीटर किस में बदल जाएगा? वोल्ट मीटर में। और अगर स्मॉल रेजिस्टेंस लगाइएगा पैरेलल में तो गैल्वेनोमीटर किस में बदल जाएगा? एमीटर में। एग्जाम में बहुत आता है। ट्रांसफार्मर जानते हैं ना, कल बताए थे आपको, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज करता है ना, या फिर हाई वोल्टेज से स्टेप अप स्टेप डाउन। अगर सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है तो स्टेप अप, प्राइमरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, है ना। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे है, बताए थे, हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड साहब बताए थे इसको। तो ये सिर्फ और सिर्फ AC में यूज होता है, DC में नहीं। एग्जाम में आता है बहुत बार। तो ट्रांसफार्मर ओनली इन AC, वोल्टेज बढ़ाने का काम करता है खाली। कंडक्टेंस बताइए क्या होता है? रेजिस्टेंस का उल्टा, 1/R, है ना।
तो रेजिस्टेंस का उल्टा, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। तो इसका हो जाएगा ओम इनवर्स, बोले तो महो, पलट दो महो, इसको साइमन भी बोलते हैं, है ना, साइमन भी बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस तो आप जानते थे ना, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस चाहे कंडक्टिविटी, दोनों एक चीज़ है ना। तो रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी होता है, चाहे स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है। तो रेजिस्टिविटी पढ़े थे ना, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। रो क्या था? रेजिस्टिविटी। तो 1 बाई रो क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को एस से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता था? ओम मीटर। तो इसका उल्टा महो मीटर इनवर्स, दोनों इनवर्स। इसको साइमन मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जो होता है सब चुपचाप जोड़ दो, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 बाई कर दो। 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई आर 1 प्लस एस, हो ना, पढ़े हैं ना पहले। और रेजिस्टिविटी जो होता है, चाहे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसको बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते तो रो, है ना। तो रो जो होता है आर इक्वल टू रो एल बाई ए, पढ़े है ना वहाँ पर रो। तो वो रो जो होता है सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करता है। ये जो रेजिस्टेंस आप बताया ना, यहाँ रेजिस्टेंस जो है लेंथ पे एरिया पे करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी कुछ पे ना करता है, लेंथ एरिया पर नहीं करता है। आप बहुत बार एग्जाम में डालेगा और सब गलत ठोक के आता है। रेजिस्टिविटी लेंथ एरिया कुछ भी पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे और मटेरियल पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ जाता है, समझ गए। रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ जाता है, लेकिन रेजिस्टेंस इसके ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ एरिया पे, लेकिन रेजिस्टिविटी नहीं करता है। ये सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है। हाँ, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक, शॉक वेव्स। जब बॉडी जो है सुपरसोनिक स्पीड से जा रहा है, सुपरसोनिक पढ़े थे, भुला गए? कोई बात नहीं, भुलाते रहना चाहिए। हैं 20 हर्ट्ज से ऊपर जाने वाला सुपरसोनिक, 20 हर्ट्ज से ऊपर, स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा, और इससे भी ऊपर होता है हाइपरसोनिक, बहुत ही ज़्यादा। हाइपरसोनिक थोड़ा ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा। तो सुपरसोनिक जो होता है ये क्या होता है? अरे सुपरसोनिक स्पीड में साउंड के स्पीड से ज़्यादा कोई बॉडी मूव कर रहा है एयर में, तो जो एक कोनिकल रीजन ऑफ डिस्टर्बेंस छोड़ते जाता है पीछे, जो कंटिन्यूसली फैलते जाता है, ये डिस्टर्बेंस को शॉक वेव बोलते हैं। मतलब कोई चीज़ जा रहा है तो पीछे कुछ छोड़ते जा रहा है, तो जब पीछे छोड़ेगा तो उधर कचरा हो जाएगा, समझ गए। तो धीरे धीरे कचरा बढ़ते जाएगा, तो यही शॉक वेव बन जाएगा, ठीक है। तो ये वेव बहुत एनर्जी कैरी करता है, शॉक वेव नामे है। तो ये क्रैक्स भी हो सकता है, विंडो पेन सब में। तो जो स्पीड होता है सुपरसोनिक का, हम लोग माक नंबर में मेजर करते हैं। एक माक नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सोर्स बाई वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। साउंड नीचे है, ध्यान रखना माक नंबर में, ठीक है। तो सुपरसोनिक वेव का जो स्पीड है वो हम लोग माक नंबर में पता करते हैं। माक नंबर कैसा है देख लो। नेक्स्ट, तो माक नंबर क्या होता है? स्पीड ऑफ सोर्स बाई स्पीड ऑफ साउंड, सेम मीडियम रहना चाहिए। तो माक नंबर अगर 1 से ज़्यादा है तो सुपरसोनिक, 5 से ज़्यादा है तो हाइपरसोनिक, अभी बोले बहुत ज़्यादा है तो हाइपरसोनिक, और 1 से कम है तो कौन सा सोनिक? सब सोनिक, है ना। इसको 1 से कम है तो बॉडी जो है सेड टू बी मूविंग विथ सब सोनिक, है ना। अब सब सोनिक के पीछे जो है एक कोनिकल रीजन ऑफ डिस्टर्बेंस बनता है, जो कंटिन्यूसली फैलते जाता है और फैलते फैलते शॉक वेव बन जाता है। तो जब सुपरसोनिक जा रहा है तो ये तो बहुत स्पीड में जा रहा है, तो पीछे सब सोनिक बन रहा है, और सब सोनिक के भी पीछे जो है शॉक वेव बन रहा है। समझ में आ रहा बात? तो 5 से ज़्यादा तो हाइपरसोनिक, 1 से ज़्यादा सुपरसोनिक, 1 से कम तो सब सोनिक। ये भी एग्जाम में आता है। नेक्स्ट, सब्लिमेशन जानते हैं आप लोग? डायरेक्ट सॉलिड से वेपर बन जाता है ना। जब बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट से कम रहेगा तबे होगा ये ऐसा, ये भी याद रखिएगा। कैम्फर, है ना, आइस। अब इसी का उल्टा होता है होरफ्रोस्ट। होरफ्रोस्ट सब्लिमेशन का ठीक उल्टा होता है। इसमें क्या हो जाएगा? डायरेक्ट वेपर से सॉलिड, होरफ्रोस्ट, है ना। तो स्टीम जो है बहुत ज़्यादा जब हम बर्न होगा पानी से सेम टेम्परेचर पे, क्योंकि इंटरनल एनर्जी स्टीम का ज़्यादा होता है पानी से सेम टेम्परेचर पे, तो ज़्यादा कौन जलेगा? स्टीम की पानी। तो स्टीम ज़्यादा जलता है, क्यों? क्योंकि स्टीम का जो है इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होता है, कि थर्मोडायनेमिक्स की वजह से ऐसा हो रहा है। तो जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हम लोग एयर में होता है उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी।
जानते हैं ना? अगर ह्यूमिडिटी रहेगा तो इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होगा कि नहीं होगा? अगर मान लो इस रूम में 100% ह्यूमिडिटी है तो नहीं होगा, क्योंकि उसको बॉयल होने ही नहीं देगा, वो वेपर बनने ही नहीं देगा, है ना? नेक्स्ट, तो जो वाटर वेपर जो है 1 मीटर क्यूब एयर में होता है तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ठीक है। और वाटर वेपर जो कोई एटमॉस्फेयर का वॉल्यूम बताया है, कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं किया है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलेंगे, ठीक है ना। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? हाइग्रोमीटर से नापाता है, हाइग्रोमीटर से, ठीक है ना। और ये टेम्परेचर से बढ़ेगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट, हाइग्रोमीटर याद रखिएगा। देखिए एस्केप वेलोसिटी पढ़े थे हम लोग, रिवाइज करा दे रहे हैं। v बराबर √2 gm/r होता है। अर्थ का कितना था एस्केप वेलोसिटी? हाँ, और मून का 2.4। तो इतना स्पीड से ज़्यादा स्पीड अगर रहा तो अर्थ के बियॉन्ड से बाहर चल जाएगा सीधे। इतना स्पीड से ज़्यादा अगर सैटेलाइट दिए तो उड़ेगा तो उड़ते ही रह जाएगा, अर्थ के पास नहीं आएगा, ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला है उसका। जियो स्टेशनरी सेटेलाइट और नॉन जियो स्टेशनरी सेटेलाइट में क्या अंतर होता है? जियो स्टेशनरी सेटेलाइट बोलो तो उसका पीरियड और इसका अर्थ का पीरियड सेम है ना, तो स्पीड भी सेम है, √gm/r जो होता है ना वेलोसिटी, ये भी सेम है। इसका भी 24 घंटा है तो अर्थ का भी 24 घंटा, टाइम पीरियड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है अर्थ के हिसाब से, है ना। जियो मतलब अर्थ, स्टेशनरी माने स्थिर, अर्थ से स्थिर, माने सब कुछ अर्थ से मैच करेगा, इसका लो हाई कुछ भी रहेगा जो नहीं है ना। तो जितना भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है जैसे मी सैट, ये सब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये है 4π/r³ का √। हैं 2 gm/r वेलोसिटी होता है, स्केप वेलोसिटी है, और खाली gm/r वेलोसिटी नॉर्मल वेलोसिटी होता है। अगर 2 हो गया तो स्केप वेलोसिटी है, इससे ये जो है चला जाएगा ऊपर तो वापस नहीं आएगा ग्रेविटेशनल इफेक्ट में। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ऑर्बिट जो चल रहा है ना सैटेलाइट का, उसका ऑर्बिट का वेलोसिटी है। अर्थ का भी इतना ही होता है। और टाइम पीरियड ऑर्बिट का ये होता है फॉर्मूला, यहाँ gm नीचे हो जाता है, यहाँ ऊपर है, यहाँ नीचे हो जाता है 4π/r³ जितना भी देखिए जो है ना, PP, वेदर फोरकास्टिंग, GPS, अर्थ इमेजिंग, ये सब जियो स्टेशनरी नहीं है ना, है ना। ट्यूंग सैट, राजक सैट, PP, ISS, ये सब जियो स्टेशनरी नहीं है, ठीक है ना। फ्रिक्शन बराबर μ×n याद हो जाए इसलिए बड़ा लिखा हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब देखिए आपका टॉपिक ख़त्म हो गया, अब खाली फॉर्मूला आपको एक जगह दिखा दे रहे हैं, है ना। फोटोन का एनर्जी बराबर hν, म्यू बराबर c/λ अभी पढ़े। फोटोन का मोमेंटम अभी पढ़े थे, h = p/λ पढ़े थे ना, h/p = λ, डी ब्रोगली थ्योरी। तो p = h/λ चाहे e/c। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पढ़े थे अभी, hν - वर्क फंक्शन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? phi/h, hμ0 = phi होता है ना, hμ0 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो μ0 क्या हो जाएगा? phi/h। तो ये फॉर्मूला अभी पढ़ लिए आप। स्टॉपिंग पोटेंशियल = अभी क्या होता है? SC 1/λ - phi/r, वही स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला था ना, इसे ग्राफ जा रहा था, नीचे में कट रहा था, इसे कर्व होके। डी ब्रोगली का वेवलेंथ h/p = λ पढ़े थे। एटम में देखिए अभी पढ़े थे, एनर्जी = क्या होता था? 13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n²/z² नहीं होता है, Z²/n² होता है, ठीक है ना। एनर्जी रेडियस का फॉर्मूला पढ़े थे आप, 0.529 n²/z पढ़े थे। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? nh/2π, mvr = nh/2π, mvr है ना, mvr था ना एंगुलर मोमेंटम, उसको L से डिनोट करते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम चाहे nh/2π, ठीक। और E2 - E1 जो है hν होता है, ठीक है। ये ग्राउंड स्टेट में ये सब। वेवलेंथ का फॉर्मूला पढ़े थे, 1/λ, राइडबर्ग कांस्टेंट, Z² 1/n² - 1/m²। अभी पढ़े थे फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल। और लेमडा मिनिमम क्या होगा एक्सरे का? SC/eV। फिर मोसले लॉ क्या होता है? √VA Z - V, ये आपको जरूरत नहीं है। एक्सरे का डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है 2D sin θ = n λ। हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है? मोमेंटम और रेडियस को जो गुना करेंगे वो h/2π से बड़ा आना चाहिए। ऐसे हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एक साथ आप
किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी माने मोमेंटम और रेडियस दोनों नहीं निकाल सकते हैं एक साथ। वो बोर्स थ्योरी में आपको बताए थे केमिस्ट्री में, भूल गए होंगे। अब न्यूक्लियस में अभी हम लोग पढ़े R बराबर R0 a के पावर 1/3 और dn बाई डीटा इक्वल टू माइनस लेमडा n पढ़े थे ना अभी, माइनस dn बाई dt इक्वल टू लेमडा n। हाँ, तो सब एक जगह किया हुआ है। उसी तरह से ये भी किया हुआ है, n बराबर n0 t के पावर माइनस लेमडा t, टाइम हाफ 0.693 बाई लेमडा और t एवरेज इक्वल टू 1 बाई लेमडा। पॉपुलेशन आफ्टर n हाफ कितना होता है, n0 बाई 2 के पावर n। मास डिफेक्ट पढ़ लिए थे ये। फिर बाइंडिंग एनर्जी mc², Q वैल्यू होता है बाइंडिंग एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होगा वो भी mc²। m क्या होता है, रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स। वैक्यूम ट्यूब्स और सेमीकंडक्टर। अच्छा हाँ, रेक्टिफायर क्या करता है, AC से DC करता है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर है ये। ठीक, और ये फुल वेव है, उसमें दो को लगा हुआ है बीच में, ये AC से DC कर रहा है ना। वॉल डायोड क्या करता है, डायोड में मतलब रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस का आपको एग्जाम में ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, ये 12th के लिए है। ठीक है, तो जो पढ़े थे आप वो जब इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा। ट्रांजिस्टर में करंट होता है इतना, वो ट्रांजिस्टर का ये सब आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। IC वाई हाँ, लॉजिक गेट ये सब है क्या, वॉल्व बैक करो तो। आज वो बोल तो रहे हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है, सेमीकंडक्टर में पढ़ना है ट्राई वॉल्व और जीनर डायोड। जीनर डायोड जो है वोल्टेज स्टेबलाइजर में यूज होता है, वोल्टेज को अति करता है, रेगुलेट कर देता है। लाइट इमिटिंग डायोड है, ये सब का फार्मूला होता है। सेमीकंडक्टर को 12th में पढ़ी होगी बहुत डीप में जाने पर, तो वो एग्ज़ाम में उतना नहीं आता है। प्रेशर पावर फोर्स अपॉन एरिया, चार्ल्स लॉ होता है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। गेल उसेक लॉ होता है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बॉयस लॉ होता है प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। हर एक चीज़ में एक वो कांस्टेंट है। यहाँ वॉल्यूम टेम्परेचर से डायरेक्टली है तो प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ प्रेशर टेम्परेचर से डायरेक्टली है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ प्रेशर इनवर्सली है वॉल्यूम से तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। डिस्चार्ज बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी। हॉर्स पावर होता है 1714, QP बाई 1714। कौन क्या है सब जानते हैं, तो ये सब आप पढ़ लिए, ठीक है। तो आज भर इतना ही, ठीक है। बर्नौली थ्योरम होता है प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तीनों एनर्जी का जोड़ कांस्टेंट होता है, ठीक है। स्ट्रेन होता है चेंज इन कन्फिग्रेशन बाय ओरिजिनल कन्फिग्रेशन। अगर लेंथ लेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। वॉल्यूम लेंगे तो वॉल्यूम स्ट्रेन, है ना। शियर स्ट्रेन में क्या होता है, एंगल लेते हैं। स्ट्रेस होता है रीस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया, पढ़ाए थे ना। उसके बाद फिर आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का फार्मूला और स्ट्रेन का फार्मूला ले लो, ठीक। तो अगर लीनियर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लेगा तो यंग्स मॉडुलस आएगा, अगर ये वॉल्यूमेट्रिक वाला लेगा तो वॉल्यूम वाला मॉडुलस आएगा, शियर लेगा तो शियर मॉडुलस आएगा। जो नीचे जो डाल दो इसका फार्मूला, ऊपर तो स्ट्रेस यही रहेगा, है ना, तो वो डाल दो। तो इंटर एटॉमिक जो एटम्स में एनर्जी जो होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होता है। मोर देन एनफ है। अब पढ़िएगा तो पढ़ते ही रह जाइएगा, ये खाली एग्जाम रिवाइज कराया गया है आपको। अल्फ़ा बताए थे 2 4, बीटा जो है खाली एक इसमें कमेगा, गामा में कुछ भी कमता नहीं है ना। वॉल्यूम होता है क्या, ये भी पढ़े, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल एवोगैड्रो नंबर से गुना कर देते हैं। मोल इक्वल टू मास बाई गिवन मास बाई मोलर मास, है ना। और कोई भी नंबर ऑफ पार्टिकल जो है n हाफ लाइफ में कितना बचा तो 1/2 के पावर n, और जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो टोटल। तो ये सब ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यूनिटरी मेथड से भी बन जाता है। एग्जाम में अभी क्वेश्चन में दिखा देंगे आपको। अल्फा डी के बीटा डी के याद रखिएगा, एग्जाम पर बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना कमेगा इसमें और कितना इसमें कमेगा याद रखिएगा, और उसका चार्ज भी, ठीक है। ओके, आज भर इतना ही, धन्यवाद। आपका फिजिक्स कंप्लीट हो गया, कल से एंशिएंट हिस्ट्री चलेगा।